पर, और मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं बिहार दरोगा के। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पूरा का पूरा चीज करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से अगर पूरा वीडियो को देखिएगा तो मैं आपको ट्रिक के थ्रू पूरा का पूरा बिहार दरोगा, बिहार एसआई कहें तो 10 दिनों के अंदर बहुत सारे जीके को करवा दूंगा, ताकि आपका नंबर जहां कम आ रहा वहां ज्यादा आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो को पूरा का पूरा देखना है कंटिन्यू। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, जब जब टाइम मिले आपको देखना है, नोट्स बनाना है, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें जरूर बताइएगा। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम है, कहीं से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, याद भी करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग आज जो बात करें, आज हमारा जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, और उसके बारे में बात करते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए संविधान सभा का गठन किया गया था तो किसके कहने पे, किसकी सिफारिश पर, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। ठीक है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन। अब आपके दिमाग में कैसे ट्रिक से याद रहेगा, तो देखिए कैबिनेट बैठक हुआ। ठीक है, उसमें बात हुई आजादी से पहले ही, आजादी हमारा हुआ 1947 को, उससे एक साल पहले 1946 ये सिफारिश किए कि भाई संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ, कैबिनेट मिशन के आधार पर। पूरा का पूरा ये चीज याद हो गया। चलिए, अगर पूछा जाए ये संविधान सभा यानी ये असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ये कहां से लिया गया सबसे पहले, तो आपको याद रखना है हेनरी मैन ने। एक हेनरी मैन ने, एक मैन ने आपको दिया कि भाई, एक हेनरी मैन ने कहा कि क्या होगा कि संविधान सभा का नाम। तो दो क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया, तो संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन याद रखना है, कैबिनेट मिशन नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। उसके बाद संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश जो है वो है अमेरिका। 1787 में, 1787 में पहला देश है वो है अमेरिका। तो ये पूरा का पूरा चीज मेरे दिमाग में कैसे याद रहेगा, तो याद जो मैं बता रहा हूं बस ध्यान से सुनिए उस तरीके से, ताकि ऑब्जेक्टिव जैसे नजर आए तो आप उसे टिक कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर दो हो गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे संविधान के गठन का विचार, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया था किसके द्वारा, तो एक हमारे एम एन रॉय थे। याद रखिएगा, एम एन रॉय। अभी हम लोगों ने पढ़ा मैन, अभी हम लोगों ने पढ़ा मैन कि संविधान सभा का नाम किसके आधार, कौन सोचा था सबसे पहले ये सब, तो मैन। तो यहाँ पर भी एम एन रॉय, अब याद रहेगा दोनों चीज। वो सबसे पहले कौन सोचा, 1934 में एम एन रॉय ने सोचा। देखिए बात हुई 1946 में ये चीज आया, और सोचा कब गया था, 1934 में, 1934 में सोचा गया था। ठीक है, यहां तक तो बातें खत्म हो गई। उसके बाद अगला पूछता है कि कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया, कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया, तो अभी आपको ईयर याद है 1946, आपको ईयर याद है 1946। तो यहां पर बोलेंगे मार्च के समय एग्जाम होता है। देखो भूल जाते हैं, सारे लोग भूल जाते हैं, मार्च के समय बच्चों लोगों का एग्जाम होता है। तो वो आए थे 24 घंटा काम करने के लिए, 24 घंटा काम करने के लिए 24 मार्च को आए थे, 24 मार्च 1946 को वो आए, और ये बात हुई कि चलो भाई यहां तक। ठीक है, और अगर हम बोलेंगे इसमें कहीं भी अगर ये पथ था, पथ मतलब होता है रास्ता, तो पैथिक इसके अध्यक्ष थे, यानी इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, पूरा नाम है पैथिक लॉरेंस। पथ पे कहीं डगमगाए नहीं, इसलिए पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में वो आए थे इंडिया। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, ये सोचा कब गया था, 1934 में। कौन सोचा था, मैन, एम एन रॉय ने। और सबसे पहले संविधान सभा का गठन किसके द्वारा, मतलब सोच शब्द कहां से लाया गया था, तो एम एन रॉय। संविधान सभा अगर बोलेंगे निर्माण करने वाला पहला, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाला पहला देश, तो वह अमेरिका 1787 में। ठीक है, 1787 में। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, अभी जस्ट हम लोगों ने बताया कि संविधान सभा बनाने का उसका वो काम करने आया था। इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता है कैबिनेट मिशन जब आया, कैबिनेट मिशन जब आया तो देखिए इंपॉर्टेंट काम क्या किया। संविधान सभा में वहां आपको पता होगा कि सारे लोग वहां पर बैठते हैं, सारे लोग वहां पर बैठ के नियम कानून बनाएंगे। आपके लिए नियम कानून कौन बनाएगा, ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, तो ये बनाएंगे। यहां पर ये बात बोला कि संविधान कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी,
तो याद रखना है कुल सीटें देखिए आपके दिमाग में रहे 3, 3 का स्क्वायर 9 और बीच में 8, 389। भूल जाते हैं लेकिन अब नहीं भूलिएगा। 389 एक बार मेरे साथ बोल दीजिए 389, आंख बंद करके 389, ठीक है 389। जिसमें से अगर हम बोलेंगे इसको पार्ट बांट दे, अगर हम इसके पार्ट को बांट दे तो 292, देखिए 292 जो है वो था आपका ब्रिटिश प्रांत, यानी जहां पर ब्रिटिश अपना अधिकार जमाए हुए थे, जहां पर ब्रिटिश लोगों को गुलाम बनाया, तो वहां से निकल कर आया 292 सीट वहां फिक्स किया गया। उसके बाद 4 कमिश्नरी क्षेत्र, मतलब 4 ऐसे क्षेत्र निश्चित किए गए जहां से वो ऑफिसर आएंगे, ठीक है। और 93 वैसा जगह जहां ब्रिटिश अपनाया नहीं था, लेकिन वो एक तरह का इंडिया के अंदर ही आ रहा था। तो कैसे दिमाग में रहेगा 389 ये पूरा सीट है, टोटल सीट 389। और देसी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट कह दें, जहां पर सिर्फ राजा महाराजा थे, जहां ब्रिटिश का शासन नहीं चला था, वो था 93 सीट्स। और अपने खुद जहां पर वो शासन किए थे 292। पूरा का पूरा चीज अब आपके सामने है, देखिए 389 में अगर हम बात दें 292, फिर 4, और फिर अगर हम बांट दें यहाँ पर 92, ठीक है, यहाँ पर हम 92 बांट सकते हैं, बात समझे, ठीक है। सॉरी 93, 92 नहीं 93, ठीक है। 4 3 7, ठीक है, सॉरी 4 2 6 3 9, आप देख लीजिए जोड़ के 9 4 13 13, और आपको पता है, ठीक है, सारा का सारा चीज जरूर जोड़ना है आपको, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद 4 कमिश्नरी क्षेत्र जो थे, वो पूछता है कि 4 कमिश्नरी क्षेत्र वो कौन कौन सा था। तो आपके स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर दिख रहा है, याद कर लीजिए, अजमेर, मारवाड़, ठीक है, अजमेर मारवाड़ एक ही है, ठीक है, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो दिल्ली तो आपको याद रहेगा, दिल्ली आपको याद रहेगा, बलूचिस्तान, कुर्ग और में ये नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपको याद रखना है। संविधान सभा में अगर पूछा जाए महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15, 12 नहीं 24 नहीं, कितना था 15 था, 12 नहीं 24 नहीं 15 था, यानी एक हाफ की बात करेंगे, 30 महीने, पूरे महीने का 30 दिन उसका हाफ, ठीक है। संविधान सभा में जो सीटें आवंटित की गई थी, मतलब कितने लोगों पे एक सीट होना चाहिए, तो जहां का पॉपुलेशन अगर कहेंगे 10 लाख पे एक सीट निश्चित किया गया था। और टोटल सीटें कितनी बनाई गई थी 389, जिसमें से कमिश्नरी क्षेत्र था 4, ब्रिटिश कमिश्नरी, याद रखना है ब्रिटिश, और ब्रिटिश प्रांत से कितने थे 292, और अगर हम बोलेंगे प्रिंसली स्टेट से कितना था तो 93, ये आपको याद रखना है। और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी 15 थी, और कितने लाख पे सीट था 10 लाख पे एक सीट था, ठीक है, ये याद रखना है 10 लाख पे एक सीट था। उसके बाद अगर हम यहाँ थोड़ा सा बात कर ले, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे संविधान सभा में अगर पूछा जाए एससी और एसटी की सीटों की संख्या कितनी थी, तो एससी जो था वो 26 था, ठीक है, एससी जो था वो 26 था, और एसटी जो था वो 33 था, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में रख लीजिए, एससी की सीटों की संख्या कितनी थी 26 और एसटी का 33, ठीक है। अब टी पे खत्म होता है तो 30, टी पे खत्म होता है तो 30, तो 33 याद रहेगा, टी पे खत्म होता है। अब मान लीजिए मौका मिला कि आपको पूछा ही कि एसटी की संख्या, तो 33 एसटी, ठीक है, और एससी, ठीक है। अब बोलेगा ये कैसे आएगा, 6 तो नहीं होता है, ठीक है, S4 6 होता है ना, S4 6 होता है 26, एसटी याद है तो एससी याद ही रहेगा, ठीक है। फिर से अगर आपसे मौका मिला, देखिए अब आप बोलिएगा मुझे याद नहीं, पक्का आपको याद होगा, अगर मैं पूछूं एसटी तो आप फटाक से 33 बोल देंगे, और एससी कितना है 26 बोल देंगे। अंतर आपके सामने है कि आपको याद हो गया, आप देखे वीडियो देखने के साथ आपके लिए याद हो रहा है। उसके बाद अगर ये पूछा जाए, कि संविधान मतलब अगर बोला जाए कि 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस को कितना सीट मिला और मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला, तो कांग्रेस को जो सीट मिला 208, कांग्रेस को सीट मिला 208, कांग्रेस को सीट कितना मिला 208, लगभग 2 का 4 गुना, 208, देखिए 208। टोटल सीटें कितनी थी, तो मैंने पीछे बताया था टोटल सीटें कितनी थी आपका 389, एक बार दिमाग में रख लीजिए 389, जिसमें कांग्रेस को कितना मिला 208, और अगर हम बोले 73 सीट किसको मिला, 73 मिला मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को मिला आपका 208 और मुस्लिम लीग को मिला 73,
ठीक है। 93 के बारे में आप डिस्कस कर चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूं 93 क्या था। तो 93 था प्रिंसली स्टेट का, ठीक है। 93 जो था वो प्रिंसली स्टेट का, लेकिन यहाँ 73 किसको मिला, 73 मिला मुस्लिम लीग को। तो फिर से मैं बताता हूँ, मुस्लिम लीग को 73, कांग्रेस को कितना सीट मिला, तो कांग्रेस को मिला 208, 208। मुझे पूरा उम्मीद है ये आपके दिमाग में बैठ गया, ठीक है। आगे आने वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि देश की विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, तो याद रखना है 2 फिर 9 फिर 9, जिसमें मुस्लिम ये कांग्रेस को कितना मिला था आपको पता है 208, कितना मिला था 208, और मुस्लिम लीग को कितना मिला था 73। प्रिंसली स्टेट में कितने सीट पहले से शामिल थे 93, ठीक है, याद रखना। कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे 4 थे, ठीक है, और टोटल सीट कितना था 389। इतनी सारी बातें तो मैंने एक बार में ही आपको बता दी थी, है ना, एक बार में ही आपको मैंने बता दी थी और आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। चलिए आने वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा देसी रियासत था जो पार्टिसिपेट नहीं किया था, कौन सा प्रिंसली स्टेट्स था जो पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो था हैदराबाद, बाद में शामिल हो गया। कब संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद में। आपको पता था कि 10 लाख पे एक व्यक्ति को भेजना था, तो हैदराबाद नहीं भेजा, बोला हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। देश के विभाजन के बाद टोटल सीटें कितनी रह गई 292, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि जब देश आजाद हुआ था तो प्रिंसली स्टेट था कितना 93 को शामिल किया गया था, याद रखिएगा 93 सीटें जो थी देसी रियासत में शामिल हुई थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जब संविधान, जब स्वतंत्रता हुआ, इंडिया जब आजाद हुआ, इंडिया को जब आजादी मिली, तो देसी रियासत कितने थे, तो 562, याद रखना है कितनी सीटें थी 562 सीटें थी, 562, ठीक है 562। उम्मीद करते यहां तक का एक कॉन्सेप्ट जो था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हमारे इंडिया में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा आजादी के पहले, आपको याद है 1946 में, और अगस्त से पहले, अगस्त से पहले, अगर बहुत लोग भूल जाते हैं तो मैं बता रहा हूं, आजादी के 1 साल पहले, और आजादी कब हुआ अगस्त में, उसके 1 महीना पहले, मतलब जुलाई 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ। हो सकता है कि आप कहीं पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन क्लास में और सामने से कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आपको बताना है कि भाई आजादी के 1 साल पहले 1946 को, और पूछा जाए कि ये अगस्त के 1 महीने पहले यानी जुलाई को हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर ये देखिए, इतना इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा इसे कि अंतरिम सरकार का गठन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब संविधान नहीं बना था, मतलब वो लोग आए थे तो एक नॉर्मल वो सरकार बना दी जिसमें कोई एजुकेशन मिनिस्टर था, कोई प्राइम मिनिस्टर था, कोई होम मिनिस्टर था। वो भी क्या हुआ 2 सितंबर उसी तरह चला, ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, फर्स्ट मीटिंग कब हुआ, तो नहीं मीटिंग में कोई जाना चाह रहा था, इसीलिए हुआ 9 दिसंबर को। देखो बना जुलाई 1946 को, लेकिन पहला मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946 को, दिसंबर के महीने में हुआ। थोड़ा फील कीजिए, दिसंबर के महीने में हुआ, जब साल खत्म होने वाला था तब, और लोग नहीं जाना चाह रहे थे। 9 दिसंबर को 1946 को पहला मीटिंग हुआ, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ। कहां पर वो हुआ, दिल्ली में। कहां पर हुआ ये मीटिंग, तो देश की राजधानी दिल्ली में, ठीक है, देश की राजधानी दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि 207 सदस्य इसमें शामिल हुए थे, 207 सदस्य, ठीक है। मुस्लिम लीग नहीं पार्टिसिपेट किया था, क्वेश्चन पूछता, पहले बहुत पूछता था, अब याद रखिएगा, ठीक है। अब ये 9 दिसंबर को जो पहला मीटिंग हुआ, 9 दिसंबर को जो पहला मीटिंग हुआ, 9 दिसंबर 1946 को, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, याद हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को जो आपका पहला मीटिंग हुआ, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, इसमें बोला गया कि भाई आप बन जाइए प्रेसिडेंट, क्योंकि आप सबसे बुजुर्ग है, आप सबसे अनुभवी है, यहाँ बुजुर्ग है, इसलिए आपको एक दिन का कितना, एक दिन का उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है, एक दिन का। कब, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। अगर मैं पूछूं कि अगर परमानेंट प्रेसिडेंट कौन नहीं था, ये भी क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, तो ये भी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगर बोला जाए कि देखो यहाँ क्वेश्चन जो दिख रहा है डायरेक्ट याद करने का कोशिश कीजिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो हम लोग कभी कभी एक नॉर्मल सा वर्ड में बात कर लेते हैं कि राव जी आएंगे वो सलाह देंगे, राय जी आएंगे तो सलाह देंगे, ये वर्ड बोलते हैं। तो BN राव, क्या नाम था, VN राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार, एडवाइस देते थे, वो थे VN राव। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप कौन तैयार किया, यानी एक स्ट्रक्चर कौन तैयार किया, तो ये था VN राव। VN राव बोले तो वेनेगल रिंग राव। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर तैयार किए थे। लेकिन अगर बोला जाए संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जिनके जन्मदिन पर हम लोग टीचर डे मनाते हैं, वही टीचर जो थे वही पहले संबोधन करेंगे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने ही सबसे पहले एड्रेस दिया, सबसे पहले बात कही वहां माइक में, तो सबसे पहले व्यक्ति बन गए कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, चलो थोड़ा 11 दिसंबर की ओर मुड़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को होता क्या है, 11 दिसंबर 1946 को सारे लोग बैठते हैं। ठीक है, और वो 11 उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको फर्स्ट प्रेसिडेंट कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट किसका, प्रेसिडेंट किसका अध्यक्ष, संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया कब, 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को, 11 दिसंबर को इनको फिक्स बना दिएगा और यही हमेशा के लिए रहे। ठीक है, अब यहां पर लेकर आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, क्या उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया, ये पूछता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ये संविधान जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि संविधान जो लेकर आया उसका उद्देश्य क्या है। तो संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले क्या लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। बहुत याद रखना है, ये सबसे पहले ये याद रहेगा, उद्देश्य क्या है, जब हम जो लोग मीटिंग कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया, देखो 9 दिसंबर को पहला मीटिंग हुआ, दूसरा मीटिंग 11 दिसंबर को हुआ, लेकिन उसके बाद अब मीटिंग होने लगा तब कंटिन्यू की बातें हो रही थी। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाला कौन था, तो हमारे फर्स्ट PM जवाहरलाल नेहरू वो लेकर आए थे। और कब लेकर आए थे, 13 लिए। ठीक है, 13 दिसंबर 1946, देश के लिए यानी तेरे लिए। ठीक है, 13 दिसंबर को लेकर आए। ठीक है, ये लेकर आए 13 दिसंबर को, सोचिए इस समय लेकर आए, इस समय 13 दिसंबर फर्स्ट में ले आए। लेकिन अगर पूछा जाए पास कब हुआ, अगर आपके दिमाग में बैठ जाए ये पास कब हुआ, तो हमने कहा पास यानी तुमको देना होगा, पास इसको देना होगा। तो 22 जनवरी 1947 को ये 1947 को ये पास हो गया। कब हुआ, 1947 को ये पास हो गया, एकदम बहुत आसानी से याद रखना है। 1947 को आया कब, 13 दिसंबर को, पास कब हो गया, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। ठीक है, 9 को क्या हुआ, 11 को क्या हुआ, 13 को क्या हुआ, सब मैं बता चुका हूं। अब यहां पर मैंने बताया कि 13 दिसंबर को आया और 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, जो आप प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, जो आप प्रियम्बल के नाम से जानते हैं उसी को उद्देश्य प्रस्ताव, छोटा संविधान भी कह सकते हैं, उसमें सारी बातें लिखी गई है। तो ये लाया कौन, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना की बात करेंगे, इसी को कहा गया। ठीक है, प्रस्तावना इसी को कहा गया। सबसे पहले समझे यहां पर पूरा। अब प्रस्तावना में जो वर्ड स्टार्ट होता है तो वो होता है हम भारत के लोग। कहां से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, याद रखना है, हम भारत के लोग। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ रिवीजन करते देखते कितनी। तो संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव लाया कौन था, जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे, 13 दिसंबर 1946 को। उद्देशिका पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को, अभी जस्ट मैंने बताया। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना अगर कहा जाए तो इस पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा इसका एक और टॉपिक बचा, ये मैं आगे करवा दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, ये पूछा जाए कि हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना शुरू कहां से होती है, तो हम भारत के लोग। अच्छा, ये प्रस्तावना कहां से लिया गया, अगर ये पूछा जाए उद्देशिका जो प्रस्तावना जो प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया भाई जो संविधान सभा जहां से लिए थे, अमेरिका से। तो प्रस्तावना भी कहां से लिया गया, अमेरिका से। ठीक है, लेकिन जो उसका लैंग्वेज लिखा गया है, उसका लैंग्वेज देखो अमेरिका से लिया गया। हर चीज हम लोग
टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारा चीज सीधा पहले अमेरिका से ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग खुद बनाते हैं। अभी बनाया भी हाल फिलहाल बहुत सारा चीज, लेकिन जो लैंग्वेज लिखा गया था, जो भाषा लिखा गया तो अमेरिका छोड़ के ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया का अच्छा था, ठीक है, याद रखना है ये चीज। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन जाए कि ये प्रियम्बल में अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है, तो अभी तक बोलेंगे सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार, क्योंकि उसमें ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता, वो भी 42, याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1976, अभी रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1976 को, 1976 को हुआ, उसमें प्रियम्बल एक बार चेंज हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें चेंज हुआ था, ये आप देख लीजिएगा किसमें क्या क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो ये प्रियम्बल को कहा है। प्रियम्बल के बारे में इतनी सारी बातें आपको मैंने बता दिया, ठीक है। और एक बात पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की चाबी, ये भी प्रियम्बल को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। ये सारे के सारे चीजों को याद रखना है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा, तो वो आर्टिकल 32 को कहा। याद कीजिए, मेरा वो वीडियो आपको याद होगा, नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स में, वहां पर मैंने बताया आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 के बारे में मैंने बताया कि 32 मुस्कुरा दो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके थ्रू आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई नुकसान पहुंचाता है तो यानी एक लैंग्वेज में कि संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा उसके अनुसार आर्टिकल 32 को कहा जाता है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। किसी ने कहा नहीं प्रस्तावना है, किसी ने कहा आर्टिकल 32 है। अभी इसी सोच में अगर कहा जाए आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया, ये कौन कहा? ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये जितनी आत्मा वाला क्वेश्चन किए एक बार मैं फिर से अच्छे से बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले प्रस्तावना या प्रियम्बल को कहा गया आत्मा, ठीक है। फिर आर्टिकल 32 को कहा गया आत्मा। फिर आर्टिकल 19 को कहा गया आत्मा। 19 को आत्मा कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, आर्टिकल 32 को आत्मा कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रस्तावना की बात कर दे तो प्रस्तावना को भी कहा गया, तो ये किन्होंने कहा? ये ठाकुरदास भार्गव ने, ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि ये क्या है? आत्मा है, ठीक है, ये कहा है आत्मा है। यहां तक हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में आ जाए तो वो है आपका संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी भी आप देखते हैं शादी में या कहीं कहीं पे आप देखते होंगे ज्यादातर गिफ्ट ये दिया जाता है, ठीक है, और वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो भी गिफ्ट किया जाता है। तो ये दिखाने की कोशिश किया जाता है कि पवित्र दस्तावेज है, एक पवित्र बुक है, वो कौन सा है? वह संविधान। ये बात किसने कहा था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ठीक है, यहां तक चीज। चलो थोड़ा पाकिस्तान का भी एक दो क्वेश्चन यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई थी कब? 26 जुलाई 1947 में। हमारा हमारा कब किया गया था? हमारा जुलाई था, हमारा जुलाई था 1946 को। और देखिए 1946 नहीं होगा, ये 1947 होगा। पाकिस्तान का 1947 में, एक साल बाद। हमारा पहले ही गठित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारी कमिटी कितनी बनी, है ना? एक समिति बनता है कि अलग अलग चीजें पास करेगी, तो वो 13 था। कितना था? 13 था। अच्छा, महिलाएं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या 15 थी। महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन जो कमिटी था, टोटल कमिटी था, वो 13 था, ठीक है, वो 13 था, जिसमें अभी अब अलग अलग कमिटी, अलग अलग कमिटी को ही समिति बोलते हैं, तो अलग अलग समिति बनी। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति कब बना? तो ये बना 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो थे इसके अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, याद रखना है, ये याद रखना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 7 था। कितना था? 7 था।
या स्ट्रक्चर कैसा होगा, संविधान बनेगा कैसे, मतलब इस पे बहस कितना दिनों तक हुआ, तो ये बहस हुआ 114 दिन तक। 114 दिन तक लगातार बहस हुआ, मतलब मिला जुला के कहेंगे तो बहस हुआ। और अगर हम बोलेंगे संविधान सभा के, संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन उसको प्रस्तावना को परिभाषित कौन किया, तो आपको पता है प्रस्तावना लेकर पढ़ा कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात हो रही है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको पता है कि 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति को चुना गया था। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुनकर आए थे, तो ये थे आपके पूर्वी बंगाल। कहाँ पर, पूर्वी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ठीक है, ईस्ट बंगाल, सॉरी ईस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वहां से ये चुनकर आए थे। बाद में ये अपना जगह चेंज किए, क्योंकि ये जो बंगाल था वो पाकिस्तान में जाके मिल गया, तो बाद में ये बम्बई से लड़के आए। ठीक है, याद रखिएगा वो बॉम्बे से चुनाव लड़कर आए और फिर वो बन गए। बॉम्बे का कहाँ, पुणे। ठीक है, याद रखिएगा पुणे एक पूरा परफेक्ट जगह का नाम याद रखना, पुणे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में एक और बात पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फर्स्ट कानून मिनिस्टर थे। ठीक है, लॉ मिनिस्टर कह सकते हैं। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते ही एक आपके दिमाग में बहुत पॉजिटिव चीज आता है कि वो हर चीज का नॉलेज रखते थे, तो कानून मिनिस्टर ये थे। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ तक पूरा का पूरा चीज खत्म हुआ, एक बार हम लोग यहाँ से रिवीजन करते ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 19 को यानी अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा, के एम मुंशी ने। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित जो समिति थी वो टोटल कितना था, 13। मैंने बताया कि प्रारूप समिति कब बना था, 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। अगर पूछा जाए संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिनों तक हुई थी, 114 दिनों पर। और संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का परिभाषित कौन किया, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ हुआ, से मैंने बताया पहले ईस्ट बंगाल से, बाद में वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुणे से आ गए। स्वतंत्रता के पश्चात अगर कहेंगे पहले लॉ मिनिस्टर, कानून मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले कौन थे अंतिम सरकार, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आ जाए भारत जब आजाद हुआ तो सनमुखम चट्टी जो थे वो थे आपके फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। यहां तक की बातें मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा चीज आपके दिमाग में बैठ गया होगा, अगर थोड़ा सा ट्रिक लेकर दिमाग में रख रहे हैं तब। अब ये चीज आ गई कि झंडा समिति, एक देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादास्पद है, यहाँ कुछ और देता है कहीं कुछ और देता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा आप जाके सर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए संघ यूनियन का हेड कौन था, पहली बार जब बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है पूरे भारत के प्रांतों को, पूरे भारत के जगहों को जोड़ने का श्रेय जिसे दिया जाता है वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन पे हम लोग यूनिटी डे मनाते हैं। ठीक है, एकता दिवस मनाते हैं, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके थे। वो सलाह बहुत ज्यादा देते थे, सलाह बहुत ज्यादा देते थे। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें कहा था सरदार, और ये सलाह ज्यादा देते थे, असरदार भी होता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सलाहकार समिति यानी एडवाइस समिति के भी अध्यक्ष बना दिया गया था। प्रांत का भी समिति का ये बनाया गया। संघ की बात करेंगे तो वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति का कहीं देता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और कहीं देता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप दोनों चीज याद रखिए। ठीक है, नियम समिति अगर पूछा जाए, नियम समिति, तो आपको पता है नियम जैसे ही बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के सामने किसी का नियम नहीं चलता, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन, पूरे देश का संचालन किनके नाम पे होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो लड़ रहे थे वो हमारे असरदार तरीके से हम पे असर हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है उपअधिकृत, ये पूरा का पूरा चीज आपके दिमाग में बैठ गया हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो होता है, यहाँ से अगर हम कट जाएं तो यहाँ पर कि भारत जो आजाद हुआ कौन से अधिनियम पारित हुआ था,
तो अधिनियम था 18 जुलाई, वो पारित हुआ था कब? 18 जुलाई 1947 को ये पारित हो गया कि अब भारत आजाद होगा। मतलब एक एक्ट आता है, जैसे कुछ नया नियम आया तो पास हुआ, अब उसके तहत कोई काम होगा। तो उसी तरह ब्रिटिश के पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ कि अब भारत को आजादी मिलेगी। भारत को आजादी वाला एक्ट जो था वो कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को अगस्त में मिल गया आजादी। ये पास कब हो गया था? 18 जुलाई 1947 को। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर आपको याद रखना है वो क्या है कि अगर तिरंगा को कब अपनाया गया? सारे लोग बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर बोले कि हमारा एक तिरंगा होना चाहिए। तो तिरंगा को उन्होंने कब अपनाया? तिरंगा को अपनाया उन्होंने दो दो, तिरंगा हमारे पास दो। तो 22 जुलाई 1947 को, आजादी से पहले 22 जुलाई 1947 को, और इसी दिन हम लोग झंडा दिवस भी मना लेते हैं। इसी दिन हम लोग झंडा दिवस भी मना लेते हैं। अब बहुत लोगों को याद हो सकता नहीं रहे, लेकिन मैं बताता हूँ, 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई, 2 से बहुत सारी चीजों मैंने याद करवाया। यहाँ पर 2 जुलाई 1947 को ये बात हुई कि तिरंगा को राष्ट्र ध्वज बनाया जाए। ठीक है, तिरंगा को राष्ट्र ध्वज बनाया जाए, यहाँ तक हो गया। अब अगला अगर हम बात करेंगे, अगला पॉइंट अगर बात करेंगे, झंडा दिवस कब मनाया गया, क्या चीज मनाया गया, हर तरह का चीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, तो बनाने में लगा 2, 11 और 18। अब 2 क्या था? 2 साल, 11 महीने, लगभग 3 साल कह सकते हैं, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2, 11, 18। ठीक है, 2, 11 और 18, 2, 11 और 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, अगर हम बोलेंगे टोटल सेशन कितना हुआ, टोटल सेशन मतलब सेशन चला और उस पर कितना दिन हुआ, दिन, एक सेशन स्टार्ट होता है तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जितना दिन, सेशन उसको कहते हैं। ठीक है, जैसे एक वेब सीरीज आया सीजन 1, उसमें 5 एपिसोड है, तो सीजन 1 5 एपिसोड। तो उसी तरह सेशन कितने अधिवेशन हुए, तो टोटल 11 अधिवेशन हुए, टोटल 11 अधिवेशन। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ रिवीजन करवाता हूँ। टोटल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। टोटल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। और भी हम लोग अगर कुछ बात करेंगे, और भी कुछ चीजें थी जो नंबर से मैंने आपको शायद बताया था, तो आपको याद रहना चाहिए। मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ वैसा चीज बताया था, नहीं, हाँ, अगर हम बोलेंगे एसटी की सीट कितनी थी, तो आपको पता है टी से 33, टी से 30 तो 33, और एससी का ऑटोमेटिक याद रहेगा कौन सा? 26। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें बताते बताते मैं पीछे भी जाऊंगा और आपको सारा का सारा चीज यहाँ पर याद भी करवा दूंगा। ठीक है, याद भी करवा दूंगा, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि पूरा का पूरा चीज याद हो गया होगा। ठीक है, तो टोटल कितना? 11 सेशन हुआ था। टोटल कितना सेशन हुआ था? 11 सेशन, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन देखते हैं। झंडा समिति, तो मैंने बोला झंडा का 2 चीज है, या तो झंडा कौन फहराएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या तो राजेंद्र प्रसाद, 2 से एक चीज याद है। संचालन किसके नाम पे पूरा देश का होता है, तो होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नियम समिति, नियम कौन बनाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाता है, मतलब प्रेसिडेंट बनाते हैं, उनका नाम ले रहे हैं यानी प्रेसिडेंट। संघ संविधान समिति कौन बनाया, तो संघ मतलब किसके अंडर, यूनियन कौन चलाएगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांत, बोले सारे प्रांत को जोड़ने का काम कौन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति, सलाह देने का काम भी कौन कर रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार, बोले वो बहुत ज्यादा असरदार हुआ हमारे पर मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है उसके लिए भी अगर बात करेंगे तो उसका भी था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, इंडिया को आजादी देने वाला एक एक्ट पास हुआ, वो हुआ 18 जुलाई 1947 को। कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को आजादी हुआ, 15 अगस्त 1947 और ये एक्ट हो गया था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, तिरंगा जो हम लोग फहराते हैं 2 जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किए। कौन अडॉप्ट किया? संविधान सभा। झंडा दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाते हैं। संविधान बनाने में कितना टाइम लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। और संविधान में कितना सेशन हुआ? 1 और 1। संविधान में कितना सेशन हुआ? 1 और 1 यानी 11 सेशन हुआ। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि अधिनियमित कब किया गया, अंग्रेज मतलब अपना लिया, अब बोला गया कि चलो हम लोग ये संविधान अपना लिए, तो वो कब अपनाए? 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाए? 1914। पास नहीं किए पूरी तरह से, कुछ चीज पास कर दिए और फाइनली पास किए 26 जनवरी
ठीक है, 1950 को। कब की है? 1950 को, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि अपना लिए, अब कोई चीज अपना लिए, फिर फाइनली अब चलो तुमको आज हम जॉब पे ये बता दिए कि तुमको जॉब पे रखने वाले हैं, आज डेट मिल गया कि चलो ठीक है, 1 जनवरी 2024 से ये रहेगा। मान लीजिए आज के डेट में कि कोई नवंबर है, ठीक है, उसमें हम लोग को अपना लिए, ठीक है, 29 नवंबर को अपना लिए, लेकिन अब है तुमको ज्वाइन करना 1 जनवरी को। तो उसी तरह से चीजें हैं कि इसको अप्रूवल मिल गया, 26 नवंबर 1949 को, ये संविधान जो लिखे हम लोगों ने इसको अपना लिए। अब ये लेकिन पास कब होगा, इसके सारे नियम कानून कब से फॉलो किए जाएंगे? 26 जनवरी से, ये याद रखना है, 26 जनवरी 1940। लेकिन अगर पूछे संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को ही मनाते हैं, 26 जनवरी को नहीं। 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं रिपब्लिक डे। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर, ठीक है। संविधान सभा का अगर पूछा जाए लास्ट मीटिंग कब हुआ, फर्स्ट मीटिंग आपको याद है? फर्स्ट मीटिंग याद है, 9, कोई नहीं आया था, 9 जुलाई 1946 को। लेकिन लास्ट मीटिंग अगर पूछा जाए, लास्ट मीटिंग कब था, तो लास्ट मीटिंग था 24 जनवरी 1950, जिस दिन इसमें सारे लोगों का साइन हुआ था। देखिए 26 जनवरी को तब जाके फाइनली क्या है, देश को समर्पित करेगा कि अब देश इसको फॉलो करेगा। लेकिन अपनाया कब गया? 26 नवंबर को, और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, संविधान दिवस भी मनाते हैं। अब है जन गण मन कब अपनाया गया, ये पूछता है। जैसे आपको झंडा कब अपनाया गया, तो आपको पता है झंडा हमें चाहिए भाई, तो 2 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को झंडा के बारे में। लेकिन अगर हम बोलेंगे जन गण मन कब अपनाया गया, तो जन गण मन ऐसा मतलब राष्ट्रीय गान है जो हम 24 घंटा गा सकते हैं। तो जन गण मन मनाया गया 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1947। अब 24 जनवरी से आपके दिमाग में बैठा होगा 24 जनवरी, जो लास्ट मीटिंग में याद आया, अरे हम लोग को जन गण मन भी अपनाना है, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को, 47 नहीं, 1950 को अपना लिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो है वो कब अपनाया गया, तो जिस दिन हम लोग पहला रिपब्लिक डे मनाया, यानी 26 जनवरी को। कब अपनाया गया? 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को। पूरा संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। इतनी सारी बातें। जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो कौन से लैंग्वेज में था? वो था इंग्लिश में, क्योंकि देखिए वहां पर हिंदी वाले भी थे, पंजाबी वाले भी थे, उर्दू वाले भी थे, सारे लोग। लेकिन सारा लैंग्वेज अगर हिंदी में लिखते तो बहुत लोग नहीं समझते, इसलिए मूल संविधान जो लिखा गया वो इंग्लिश में लिखा गया। किसमें लिखा गया? इंग्लिश में लिखा गया। अच्छा, लिखने वाले कौन थे अगर ये पूछा जाए, लिखने वाला कौन था? अरे यार, लिखने वाला कौन था? तो याद रखिएगा भाई, एक राय ज्यादा थे, ठीक है, राय ज्यादा थे। वो जो था लिखा, प्रेम से लिखा, बहुत प्रेम से लिखा, कम से कम इतना याद रहेगा। और बोलते हैं बिहारी लाल, आपको सबको पता है कि भगवान का नाम है, तो प्रेम बिहारी, इतना दिमाग में, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण। इतना तोड़ के मैं बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। प्रेम से रायजादा ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, ठीक है, उसको लिखा। लेकिन अगर हम बोलेंगे उसको सजाया कौन, तो बोस ने। बोस होता है जो बोलता है मेरे अनुसार सजेगा, तो नंदलाल बोस ने इसको सजाया। मैंने बताया कि लिखा कौन? बहुत प्रेम से कोई लिखा, बहुत प्रेम से लिखा, इंग्लिश में लिखा, उसको सजाया कौन? बोस। कौन सजाया? बोस। ये वर्ड जरूर दिमाग में रखिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, ये एकदम पूरा का पूरा चीज याद रखना है। अच्छा, भारत का संविधान के रूप में ये जाना जाएगा। ये जो है, जो बुक लिखा गया, जो पूरा लिखा गया था बुक, उसको कहा गया, इसको कहा गया ये भारत का संविधान होगा। ये क्या होगा? भारत का संविधान। कौन से आर्टिकल के तहत? 393 आर्टिकल के तहत ये भारत का संविधान होगा। ये भारत का संविधान होगा। आर्टिकल 393 के तहत 393 मतलब क्या हुआ भाई? 393 का मतलब हो गया कि ये भारत का संविधान होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान का जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको मैंने बताया वो लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, प्रारूप समिति यानी स्ट्रक्चर जो बना था संविधान, उसके भी हेड थे, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव कहाँ से लड़े थे? चुनाव लड़े थे सबसे पहले अगर बोलेंगे ईस्ट बंगाल, फिर बाद में जब वो पाकिस्तान बन गया तो वो आ गए बम्बई के क्षेत्र से, यानी वहां पुणे से लड़ दिए। उसके बाद अगर पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो पूरा इंडिया का बीचों बीच एक स्टेट है मध्य प्रदेश, वहीं पर हुआ था, ठीक है।
वहीं पर हुआ था, यहाँ याद रखना। और संविधान के पिता किसे कहा जा सकता है, तो वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो यहाँ सारी चीजें हम लोगों ने बात कह ली। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा एक बार रिवीजन के तौर पे एक चीज देख लेंगे, संविधान सभा के राष्ट्रगान क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रगान कब अपनाया गया। मैंने बोला अरे यार लास्ट में जो साइन हो रहा था उस समय बोला कि सबको एक साथ गाएंगे, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। संविधान सभा के राष्ट्रगीत एक बच गया था वंदे मातरम, उसको 26 जनवरी को अपना लिया गया। पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। संविधान लिखा कौन था, प्रेम से कोई लिखा था, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान को सजाया कौन था चित्रों से, तो कोई हमारा बोस था, नंदलाल बोस ने। और कहा जाए कि भारत का संविधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 393। आर्टिकल 393। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। और मैंने कहा था एमपी में, म से एमपी, एम से एमपी, म से महू। ठीक है, और भारतीय संविधान, यहां तक मुझे लगता है कि पूरा का पूरा चीज आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब यहां से थोड़ा सा चीजों को बदलते हैं कि भारत का संविधान क्या किसी एक धर्म को फॉलो करता, नहीं, याद रखना वो किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करता। ठीक है, क्या भारत में अगर बोलेंगे, भारत में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, मतलब उसको चुनकर भेजा है। ठीक है, भारत का संविधान बोल सकते हैं कठोर भी है, लचीला भी है, मतलब उसमें बदलाव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बदलाव करने के लिए बहुत नियम का प्रोसेस है, और अगर वैसा लगे तो आराम से बदलाव हो भी सकता है। संविधान बना तो हमारे यहाँ कितने आर्टिकल थे, हमारे यहाँ अनुच्छेद थे 395। ठीक है, 395 था। और अगर पूछा जाए कितना शेड्यूल था जब बना था, तो 8 शेड्यूल था। ठीक है, और कितने पार्ट थे, तो 22 पार्ट थे। ठीक है, 22 पार्ट थे। अब देखिए याद तो नहीं रहेगा, कंफर्म याद नहीं रहेगा, लेकिन अब आप कैसे भी करके तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए। 395 अनुच्छेद था, दो दो। ठीक है, 22 भाग था, और 8 8 क्या था आपका, अनुसूची था। यानी 395 आर्टिकल कह लेंगे और अनुसूची शेड्यूल कह लेंगे। ठीक है, उसके बाद 22 पार्ट था यानी भाग था। ठीक है, ये याद रखना है। और लेकिन अगर अभी कहेंगे तो 500 से ज्यादा हो गया, अभी कहेंगे तो 500 के आसपास हो गया, 500 से ज्यादा हो गया। ठीक है, और लेकिन अगर शेड्यूल कहेंगे वो कितना हो गया, वो हो गया अब 12। लेकिन अगर हम टोटल पार्ट बात करेंगे तो हो गया 25। यानी अभी प्रेजेंट में बात करेंगे 25 भाग, 12 अनुसूची। ठीक है, 12 अनुसूची और 500 प्लस आपके आर्टिकल हो गए, यानी अनुच्छेद हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब संविधान बना तो उस समय कितने पार्ट थे, दो दो, 22 भाग थे। कितने अनुसूची थी, तो 8 था। कितना था, 8 था। आज कितना है, 12 है। उस समय आर्टिकल कितना, 395, आज 500 प्लस है। ठीक है, ये याद रखना है। यहां से देखिएगा एक एक क्वेश्चन, एक एक लाजवाब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि राज्यों के नाम, है ना, राज्यों के नाम और राज्य का जो क्षेत्र है, यानी राज्यों के नाम और राज्य का जो एरिया है, इस बारे में कौन से अनुसूची में, कौन से शेड्यूल में, तो 1। सबसे पहले राज्य के बारे में ही सोचते हैं। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल वे में देखें तो सबसे पहले आप राज्य के बारे में ही सोचते हैं, तो राज्य आ गया, यानी स्टेट। अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं, शेड्यूल यानी अनुसूची। अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में है राज्य का नाम, यानी स्टेट का नाम। ठीक है, स्टेट का नाम और एरिया। ठीक है, वो है। ठीक है, याद रखें, ये शेड्यूल 1 में है। तो शेड्यूल 2 में क्या है, 1 में तो ये है, तो शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 3 में क्या है, सब मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर अभी जो जो इसमें दिया वो मैं बात बता। तो शेड्यूल 8 में क्या है, तो 8 बोलता है भाषा के बारे में। किसके बारे में बोलता है, भाषा के बारे में। देखो भाई, 8 ठाट बाट ये नहीं चलेगा, भाषा आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं, शेड्यूल यानी अनुसूची 8 किसके बारे में वर्णन है, भाषा के बारे में। और अगर उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो दो दो, 22 भाग। ठीक है, शुरुआत में ये प्रेजेंट, शुरुआत में जब बना था तो कितना था, 14 था। ठीक है, वो याद रखिएगा, वो 14 था, याद रखना है आप सभी को। और कौन कौन सा भाषा इसमें जोड़ा गया वो देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था, 395। पार्ट कितना था, 22। लेकिन अगर बोलेंगे शेड्यूल या अनुसूची कितना था, 8 था। प्रेजेंट में तो इससे ज्यादा है, ये छोड़ दीजिए। वर्तमान में अगर बोलेंगे अनुसूची यानी शेड्यूल कितने हैं, तो 12। वर्तमान में संविधान के टोटल भाग पूछेंगे, पार्ट, तो है 25। राज्य के नाम क्या है,
राज्य के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्र। मैंने कहा कि राज्य के नाम के बारे में, राज्य के एरिया के बारे में पूछा जाए तो पहला शेड्यूल में है। और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा से। और 8वीं अनुसूची के अनुसार कितना भाषा है अभी, तो 22 है। ठीक है, वो 22 है। इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लीजिए, अगर आप लगे तो आप इसको पढ़ लीजिए। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तो 14 सितंबर 1949 को, थोड़ा याद रखिएगा। अब ये कैसे आपको याद रहेगा वो भी देखिएगा। 14 सितंबर 1949 को, देखिए 1949 को ही बोला गया कि हिंदी एक राजभाषा होगा। और बोलेंगे हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को नहीं, 5 सितंबर को हम लोग टीचर डे मनाते हैं। 5 सितंबर को नहीं, 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अभी मैंने कैलेंडर का जो इंपॉर्टेंट डेट और डेज है उसके बारे में एक वीडियो अपलोड है, आप जाके इस चैनल पे जाके देखिएगा, लर्न काइट पर। ये लर्न काइट पे बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप जाके जरूर देखिएगा जनवरी का। वहां मैंने बताया वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर 1949 को ये डिसाइड हुआ कि भाई अब ये हिंदी राजभाषा होगा। ठीक है, हिंदी राजभाषा होगा, ये डिसाइड हो गया। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। उसका जब भाषा की बात होने लगी, जब भाषा की बात होने लगी तो एक बात यहाँ पर आई, एक बात आई कि राजभाषा, प्रथम राजभाषा। अब भाषा के आधार पर ही स्टेट अलग हो जाएगा, भाषा के आधार पर ही एक स्टेट अलग हो जाएगा, ये भी बातें आई। ठीक है, चलिए, तो पहला शेड्यूल में क्या था, पहला शेड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा स्टेट का नाम। ठीक है, स्टेट का नाम और एरिया के बारे में वर्णन, स्टेट का नाम और एरिया के बारे में। शेड्यूल 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसमें भाषा के बारे में वर्णन है। चलो ये ठीक है। अब आ जाए शेड्यूल दूसरा, अनुसूची दूसरा के बारे में किसके, तो जब कोई राज्य में गया तो राज्य में अगर मान लीजिए आप किसी राज्य गए, कहीं गए, तो अब हमारा, हम या तो वहां कहीं पोस्टिंग होगा तभी जाएंगे, यानी कुछ हम हैं और मेरा उसमें वेतन कितना है, मेरा उसमें पेमेंट कितना है, इसके बारे में वर्णन है। दो थोड़ा जोड़ के चलिए। पहले आप स्टेट में गए, आप स्टेट गए तो वहाँ पोस्टिंग हुआ, दूसरे में पोस्टिंग किस ऑफिसर पे है, क्लर्क पे है, क्या है आप देखिए, फिर कुछ भी है, और उसके बाद फिर आपका उसमें वेतन कितना है, सैलरी कितना, उसके बारे में वर्णन है। ठीक है, ये दूसरा। अगर पूछा जाए 7वें में किसके बारे में वर्णन है, तो 7 में है केंद्र और राज्य के बारे में वर्णन। केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के वर्णन साथ साथ रहे, तो 7वीं अनुसूची में उसी के बारे में वर्णन। मैंने कहा कि जब कोई क्वेश्चन आप देखोगे, सारा का सारा क्वेश्चन ही उसमें आंसर छिपा हुआ है। तो 7वीं अनुसूची में फिर से थोड़ा दोहराता हूं, पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में आपका स्टेट का नाम और एरिया के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो अब स्टेट गए तो वहां पर आपको काम करना है। ठीक है, वहां पर आपको काम करना है, और काम करेंगे तो आपको कोई पोस्टिंग मिले, आपको कोई पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 7वीं अनुसूची में क्या है, तो साथ साथ रहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वो शक्ति बंटवारा है, उसमें वहां शक्ति बंटवारा है। लेकिन अगर हम आ जाए 10वीं अनुसूची में, तो क्या है, 10 दल बदल, 10 में है दल बदल। ठीक है, याद रखिएगा, दल बदल, पार्टी बदलते रहता है लोग, उसके बारे में वर्णन है। ठीक है, 10वीं में, याद रखना वो किस में है, 10वीं में। अच्छा, संविधान में देश का नाम क्या लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है अभी हाल फिलहाल, कि संविधान में देश का नाम तो लिखा तो है भारत अथवा इंडिया, याद रखिएगा, भारत अथवा इंडिया ये लिखा हुआ है। संविधान का सबसे बड़ा पार्ट, देखो संविधान का सबसे बड़ा पार्ट, तो ये 5वां पार्ट, संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां है। ठीक है, वो है 5वां, याद रखना है। अगर ये पूछा जाए कि पहला लिखित संविधान कहां से लिया, फिर अमेरिका चले जाइए। हम लोगों ने संविधान सभा का पार्ट बात किया तो अमेरिका, प्रस्तावना की बात किया तो अमेरिका। अब अगर पूछा जाए संविधान लिखा हुआ कहां से लिया गया, तो वो लिया गया, आपका पहला संविधान था अमेरिका। लेकिन अगर कहेंगे बहुत बड़ा लिखा हुआ संविधान, तो वो है इंडिया। ठीक है, वो है इंडिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कुछ अनुसूची को पढ़ा, पहला अनुसूची पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, 8वां पढ़ लिया, 7वां भी पढ़ लिया। ठीक है, और 10वां भी पढ़ लिया, ये अनुसूची, ये शेड्यूल के बारे में। लेकिन अगर पूछा जाए आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं भाई। आर्टिकल 1 में क्या है, तो आर्टिकल 1 कहता है राज्यों का संघ, इंडिया जो है
वो राज्यों का संघ है। आप देखेंगे पूरा इंडिया तो इंडिया है, कहीं उत्तराखंड है, कहीं यूपी है, कहीं बिहार है, कहीं हिमाचल, कहीं झारखंड, कहीं, लेकिन ये राज्यों का एक संघ है जिसपे पावर यूनियन का रहता है और सबके पास अलग अलग पावर है, लेकिन यूनियन सबको संभाले हुआ है। इसी को कहा जाता है आर्टिकल 1 में इसके बारे में वर्णन। ठीक है, अगर आर्टिकल 2 की बात करेंगे तो ये क्या है, आर्टिकल 2 अगर कोई नया राज्य बनना चाहता है, कोई नया राज्य जुड़ना चाहता है, उसको क्या शक्ति दिया गया है, ये आर्टिकल 2 में है। ठीक है, याद रखिएगा। और नया राज्य निर्माण होगा, नया राज्य का नाम क्या होगा, ये आर्टिकल 3 में वर्णन है। ये इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी याद रखिए आर्टिकल 1 में क्या है, राज्यों का संघ इंडिया है। आर्टिकल 2 में क्या है, तो आर्टिकल 2 में है कि नए राज्य बना दिए जाएंगे, नए राज्य बना दिए जाएंगे, लेकिन उसका नाम क्या होगा, ठीक है, उसको क्या पावर दिया जाएगा, ये सारा का सारा चीज आर्टिकल 3 में नहीं, आर्टिकल 2 में पावर है, आर्टिकल 2 में पावर है और आर्टिकल 3 में बनाए जाएंगे, उनके नाम बदले जाएंगे, तो आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, ये सारे राज्य के बारे में बात हो रहा था। तो ये पावर किसके पास है, ये पावर है ओनली ऑन पार्लियामेंट को। ये नहीं कि बिहार झारखंड अपने मन से कुछ कर लेगा, नहीं, उसको पावर किसको दिया गया, पावर सिर्फ और सिर्फ दिया गया है पार्लियामेंट को। ठीक है, अगर ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो ये राज्य जो बनाने की बात है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में, याद रखना है, इसी के तहत 1953 में किया गया था, 1953 में किया गया था। अब ये क्या था, इसके अध्यक्ष कौन थे, देखो भाई ये फालतू बात नहीं है, ये फालतू बात नहीं है, तो फिजूल की बातें नहीं करेंगे। अलग अलग स्टेट बनाने के लिए फजल अली को लाया गया, पुनर्गठन आयोग यानी राज्य बनाए जाएंगे, इसके लिए लाया गया फजल अली। अब भाषा के बारे में बात किए थे हम लोगों ने, भाषा के बारे में बात किया था कि भाई हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लिए, हिंदी को राजभाषा बना लिए, भाषा के आधार पर बहुत सारी बातें हुई थी। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें कि फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष, फिजूल की बातें नहीं, फिजूल की एकदम बातें नहीं। देखिए अगर आपको वीडियो याद नहीं हो रहा है तो एक दो बार जरूर देखिए और मेरे साथ जो जो मैं लिख रहा हूँ वो जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम को, थोड़ा जीके ऐसे मिला जुला कर आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि भाषा के आधार पर एक अंधा अंधा व्यक्ति बोला हमको अपना स्टेट अलग चाहिए, यानी आंध्र प्रदेश। क्या बोले, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश जो है वो एक स्टेट बन गया, कब, 1956 में। यानी ये स्टेट वाला जो रूल लाने वाला बना था वो 1953 में बना, कब बना, 1953 में। देखिए 1953 में बना, लेकिन पहला अगर स्टेट जो बन गया अगर हम बोलेंगे तो वो बना 1956 में। कौन सा स्टेट, सॉरी 1953 में बना, 1953 में पहला स्टेट बना। बाद में भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाए, ये 1956 में हुआ और उसमें असम राज्य बना 1956 में। ठीक है, सिक्किम भी बना, नागालैंड भी बना, सारा का सारा लिस्ट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये जरूर आपको पढ़ना है। लेकिन लास्ट में जो स्टेट बना है वो बना है तेलंगाना 2 जून 2014 को, याद रखना है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। अभी प्रेजेंट में कितने स्टेट हैं, तो प्रेजेंट में 28 और यूटी कितने हैं, तो 8 हैं। संविधान का सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है, तो जनता में है। संविधान का जो ढांचा हम लोग ले, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि संविधान का जो ढांचा है, संघीय ढांचा, वो कहाँ से लिया गया, वो कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। लेकिन अगर बोलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ले, तो ड्यूटीज भाई अपना ड्यूटी नहीं अपनाएंगे तो लोग रूस जाएगा, तो रसिया से लिया गया है। ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, या फिर एक नागरिकता की बात कर रहे हैं, नियम बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो मैंने कहा ये फिर अमेरिका चले जाओ। ठीक है, जज की बात करेंगे तो फिर अमेरिका चले जाओ, है ना। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि एक विधि द्वारा एक नियम और उसी पे सारा काम होगा, तो ये लिया गया पान पे। जैसे मैंने बताया था ट्रिक में कि पान खाने पे आप थूक दे रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है। राष्ट्रपति निर्वाचन, आयरिश यानी आयरलैंड, आयरिश यानी आयरलैंड, ये भी ट्रिक, इस पे रिलेटेड वीडियो है, तो आपको जाकर जरूर इसका वीडियो देखना। अभी जाकर सर्च कर लीजिए, रोकिए वीडियो को, जाकर पहले सर्च करके देखिए कि संविधान का सोर्स, संविधान का स्रोत, अभी लर्न गाइड पे आपको जाके मिल जाएगा, वो जाकर जरूर आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। ये बात मैंने बताया था, अमेरिका से ये फंडामेंटल राइट्स लिया गया। ठीक है, अगर आप रूल नहीं फॉलो करते हैं तो रूल आया और उसके अनुसार बनाइए, तो ये लिया गया पान यानी जापान से लिया गया। ठीक है, वो जापान से लिया गया। ये पूरा का पूरा जब कुछ अमेंडमेंट की बात होती है तो अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, वो लिया गया साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है,
वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से, याद रखिएगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका सुनते ही थोड़ा सांवलापन याद आता है। सांवलापन यानी आपको थोड़ा क्रीम लगाना पड़ेगा, थोड़ा चेंजेस करना, थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो वह साउथ अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें मैं आपको याद भी करवाता हूँ और आपको याद भी करना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाए कि संविधान संशोधन में करने का शक्ति प्रदान करता है, मतलब संसद संविधान को अमेंडमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है, कुछ संशोधन कर सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत? तो 368, याद रखिएगा, 368 आर्टिकल के तहत आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा संविधान। संविधान का 368 कहता है संसद पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। पहली बार अगर अमेंडमेंट की बात करूं, पहली बार हमारे संविधान में अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में पहली बार अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अगर अमेंडमेंट, जैसे हमारे यहाँ दो हाउस है, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा, तो अगर अमेंडमेंट की बात कोई भी छेड़ सकता है, राज्यसभा को लगता है इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए तो ये भी लोकसभा को लगता है लोकसभा में, लेकिन ये दोनों को पास करना होगा और तब जाके राष्ट्रपति यानी हमारे प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को याद रखना है और पूरा इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दिया। ठीक है, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर कि दो तीन तरह का सूची होता है, एक होता है राज्य सूची जिसको स्टेट लिस्ट बोल सकते हैं, एक होता है संघ सूची यूनियन लिस्ट बोल सकते हैं, एक होता है समवर्ती सूची जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। समवर्त राज्य बोले तो स्टेट, यानी जो स्टेट जो पावर स्टेट के पास है। संघ बोले तो यूनियन, जो पावर यूनियन यानी केंद्र सरकार के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया जो जो कि दोनों लिस्ट है, जिसमें राज्य का भी थोड़ा पावर है, संघ का भी, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने का राइट वो होता है यूनियन के पास। ठीक है, तो वो लाइन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बताइए राज्य सूची में तो कितने हैं? 61 है। आजकल नहीं पूछता, लेकिन समझ लीजिए संघ में 100 और समवर्ती में 52, यानी संघ में कम से कम 100, इसका 61 और इसका 52 है। ठीक है, समवर्ती में दोनों को राइट है बनाने का। तो ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया, कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से लिया गया? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, एक दो कभी कभी कुछ टॉपिक पूछा जाता है, ये टॉपिक ये कौन से लिस्ट में है, जैसे शिक्षा एजुकेशन, या फिर हम बोलेंगे न्यूज़पेपर न्यूज, तो ये है आपके समवर्ती सूची में। ठीक है, पहले शिक्षा जो था एजुकेशन था स्टेट लिस्ट में था, बाद में उसको जब अमेंडमेंट हुआ 42 यानी 42nd बोल सकते हैं, 42वां बोल सकते हैं, और मैंने बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ठीक है, 1976 में हुआ और उसमें शिक्षा से उसको हटा, राज्य से हटा के स्टेट लिस्ट से सीधा किस में डाल दिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में। पुलिस आ गया, तो आपको पता है राज्य का पुलिस होता है, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, अलग अलग, तो पुलिस किस में है? तो स्टेट लिस्ट में है। पंचायत किस में है? स्टेट लिस्ट में। भूमि के बारे में अगर जमीन कुछ विवाद होता है तो स्टेट के लिस्ट में। गैस के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, ये सारा का सारा किस में है? स्टेट लिस्ट में। ठीक है, अगर हम बोलेंगे रेलवे, डाक, बैंक, ये रेडियो, टेलीविजन, ये सारा का सारा चीज किसमें है? सेंसस, जनगणना, तो ये है आपका यूनियन लिस्ट में। किसमें है? यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में है। अगर ये पूछा जाए, अगर इंडिया में पूछा जाए भारत में कितने तरह की नागरिकता मिलती, कितने तरह का सिटीजनशिप मिलता है? एक तरह का। ऐसा नहीं कि आप राज्य गए तो राज्य, हाँ हम ये कह सकते हैं कि हम झारखंड में झारखंडी हैं, बिहारी हैं, मद्रासी हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन हम हैं क्या ओरिजिनल में? हम सारे लोग इंडियन हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा संविधान कहता है, वी आर इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पर एकल नागरिकता है। और अगर पूछा जाए ये सिटीजनशिप के बारे में डिसीजन कौन लेगा, तो लेगा यूनियन, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुछ कुछ आर्टिकल पीछे पढ़ा था, अभी थोड़ा सा उसके साथ कनेक्ट करते ताकि आपको पता रहे। तो आर्टिकल 5 से 11, देखो भाई 5 से 10 और 11, 5 से 11 में सिर्फ और सिर्फ, यानी ये पार्ट 2 में है, ये पार्ट 2 में भाग 2 में है, और इसमें वर्णन है नागरिकता का। किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है, याद रखना, इसमें नागरिकता का वर्णन है कि यहाँ के लोग कैसे, या तो आप यहाँ जन्म लिए, या तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं, कुछ ना कुछ आपको नियम फॉलो करना और तब जाके आप इंडिया के सिटीजन हो। ठीक है, जैसे अक्षय कुमार के बारे में वर्णन था कि अक्षय कुमार कनाडा से है, तो यहाँ पर फाइनल वो अब इंडिया का नागरिक हो गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो देखिएगा।
तो पंजीकरण अगर को करवा ले कोई व्यक्ति, इंडिया में कितना साल रहना होगा? 5 साल। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में नागरिकता के बारे में वर्णन है? 5 से 11, कभी भूलेंगे नहीं, 5 से 11। अगर कोई चाहता है, अगर कोई चाहता है कि देशीकरण नागरिकता मिल जाए तो 5 साल रहना होगा। कितना साल? 5 साल रहना होगा। अच्छा, ये जो नागरिकता के बारे में अगर हम बोलेंगे, कितना बार उसमें अमेंडमेंट हुआ है? 6 बार। कितना बार हुआ है? 6 बार। अच्छा, ये नागरिकता क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होता है, इसके बारे में कौन बोला सबसे पहले? इसके बारे में सबसे पहले बोला गया था अरस्तू के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था? अरस्तू के द्वारा बोला गया था। ठीक है, अरस्तू के द्वारा बोला गया था। उम्मीद करते हैं ये भी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर ये पूछा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा वो वर्ड है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, मैग्ना कार्टा वो वर्ड है जो सबसे पहले ब्रिटिश में अपनाया गया और वहां पर बोला गया कि भाई ने, ऐसे तो फ्रांस का भी नाम कहीं गया था, लेकिन आप समझिएगा जो एक पेपर में लिख दिया गया रूल, उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। आपको फॉलो करना ही होगा, आपको फॉलो करना ही होगा। ये हो गया मैग्ना कार्टा। तो इंडिया का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये कौन से पार्ट में है? तो ये भाग 3 में है, पार्ट 3 में इसके बारे में वर्णन है, पार्ट 3 में इसके बारे में वर्णन है। ठीक है, पूछा जाए जब फंडामेंटल राइट्स बना था तब उसमें आर्टिकल्स कितने, कितने आर्टिकल्स मतलब कितने पावर थे, कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7, सातों दिन के लिए। लेकिन नहीं, एक उसमें से हटा दिया गया, तो अब बच गया 6 राइट्स। ठीक है, 6 राइट्स है, उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बोलेंगे ये जो हटाया गया, ये कौन सा अमेंडमेंट में हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें इसको हटा गया। वो कब हुआ था? 1978 में। आपको पता है 42वां कब हुआ था? 42वां कब हुआ था? अब इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं 1976 में, लेकिन 44वां कब हुआ? 1978 में। मौलिक अधिकार को कौन बदल सकता है? अरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी हो जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ बदलने का पावर किसके पास है? संसद के पास है, यानी हमारे इंडिया के पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, इंडिया के पार्लियामेंट में। अगर हम बोलेंगे ये फंडामेंटल राइट्स को कौन हटा सकता है, एक बार में अगर पूछा जाए कौन हटा सकता है, तो प्रेसिडेंट के अलावे कोई नहीं, पूरा नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट के अलावे इसमें से कोई नहीं हटा सकता। एक मैंने वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें आपको लर्न गाइड में वीडियो एक देखने को मिल जाएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जाके वो वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर भी यहाँ मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 के बारे में अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 14 में, तो आर्टिकल 14 कहता है सारे लोग समान हैं, सारे लोग समान हैं। ठीक है, सारे लोग समान हैं। तो ये कहां से, आर्टिकल 14 कहां से लिया गया? आर्टिकल 14 लिया गया ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। एक साथ सारे लोग रहेंगे, छुआछूत नहीं होगा, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया। तो आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 18 में कहा गया कि भाई कोई भी थाट बाट नहीं चलेगा, सारे, कोई राजा महाराजा नहीं होगा, सब बराबर होगा, यानी उपाधि को खत्म कर दिया गया, उपाधियों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, एक साथ रहना होगा, यानी अनटचेबिलिटी को छोड़ना होगा। ठीक है, अब यहां पर हम बोलेंगे बोलने का राइट, तो 19 में था बोलने का राइट। ठीक है, 19 था बोलने का राइट, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम है प्रेस के लिए। ठीक है, फ्रीडम है प्रेस के लिए, कुछ भी आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि लिमिट एरिया में। ठीक है, अब ये पूछा जाए कि आर्टिकल 21 में क्या है, तो आप देखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाना, ये भी आर्टिकल 21 में ही है। ठीक है, ये भी आर्टिकल 21 में है। उम्मीद करते हैं सारा का सारा चीज आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, 14 साल से कम बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते, ये आर्टिकल 24 में है, यानी आर्टिकल 24 में इसके बारे में वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 24 में इसके बारे में वर्णन है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा का सारा चीज आपको समझ आ रहा होगा, और आगे जब हम लोग मिलेंगे तो आगे और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए, थैंक यू।